हाँ, नमस्ते भाई लोग। और बेटा जी की हाल चाल है आपके? हाँ, मेरे लाल गुलाबी दोस्तों। हाँ जी। तो बेटा आज हम आपका नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, 8 क्लास का, जो आप देख रहे हो इधर। तो ये चैप्टर 5 से स्टार्ट हो रहा है आपकी मैथ की क्लास है। हाँ, और पूरा कंप्लीट आपका इसमें सिलेबस करवाया जाएगा मैथ का। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ इसमें। जो हमारे हर हर चैप्टर का जो फर्स्ट क्लास रहेगी, पार्ट 1। फर्स्ट क्लास का मतलब पार्ट 1। ये जो पार्ट 1 रहेगा, ये क्या होगा, कंप्लीट बेस होगा चैप्टर का। हर प्रत्येक क्लास में पार्ट 1 क्या होगा, कंप्लीट बेस होगा। और जो आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट है। आगे बात में। तो बेटा देखो, देखिए अब आज हम अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं, माँ सरस्वती का नाम लेके। हाँ। तो बेटा आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको रेगुलेटरी रखनी है। ठीक है, रोज आपको क्लासे लेनी है। जैसे जैसे क्लासे अपलोड आए आपके सामने आए, तो आपको रोज क्लासे लेनी है। ऐसे नहीं एक दिन ले लेते हैं दूसरे दिन छोड़ देते हैं। तो देखो देखिए बेटा। हाँ, तो हमारे चैप्टर का नाम है प्रमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्रमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। देखो देखिए, प्रमेय वर्ड को समझने से पहले हम समझेंगे संख्याएं। संख्याएं क्या होती है, इसका मतलब है संख्याएं मुझे लगता है दो तीन प्रकार की होती होंगी। तो संख्या से ही तो निकल के आया होगा ये प्रमेय संख्या। तो पहले तो हम संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं, संख्याएं क्या होती है। देखो जरा। हाँ, देखो बेटा, आपके सामने संख्या दो प्रकार की होती हैं जो आप देख रहे हो, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। रेशनल नंबर्स और, है ना, रियल नंबर्स और इमेजरी नंबर्स। ठीक है। नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजरी नंबर्स। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखो देखिए, पहले तो हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। विच कैन बी डिनोटेड ऑन दी नंबर लाइन, जिन्हें हम संख्या रेखा पे प्रदर्शित कर सकते हैं। जिन्हें संख्या रेखा पे निरूपित किया जा सकते हैं वे नंबर जिसे आप संख्या रेखा जानते हो, बचपन में खूब पढ़ा होगा आपने। ऐसी होती है संख्या रेखा, नंबर लाइन। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1, ऐसी आती है ना संख्या रेखा। हाँ भाई, ऐसी आती है ना, ये संख्या रेखा है। हाँ, वे नंबर जो संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर सकते हो उसको क्या बोलते हैं, हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या, देखो देखिए, विच कैन नॉट बी डिनोटेड ऑन दी नंबर लाइन, जिन्हें संख्या रेखा पर निरूपित नहीं किया जा सकता। मतलब ऐसे भी नंबर होते हैं दुनिया में जो संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हो। जैसे देखो देखिए बेटा। हाँ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखो इधर, देखो। जैसे बेटा, अगर आप देखते हो वास्तविक नंबर किसे आपको बोलते हैं, 7 को प्रदर्शित करो संख्या रेखा पर, कर देते हो। आपको बोल देते हैं 3/4 को, है ना, 7/5 को, है ना, उचित और अनुचित भिन्न को, है ना। 7 क्लास में आता है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, और 6 क्लास में भी आता है वैसे तो। हाँ, माइनस में कोई संख्या आ जाए, जैसे मान 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 लेते हैं -3 और -4/5, ऐसी संख्या, ये क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और आप 9 क्लास में जाओगे तो ऐसे अंडर में भी आती है, स्क्वायर रूट में भी आती है, बस में। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है वास्तविक संख्या। जब ये वास्तविक संख्या है, तो काल्पनिक संख्या कौन सी होती है भाई? देखो देखिए, आपने देखा होगा, मैंने इधर तो माइनस लगाया सब जगह, देखो यहाँ पे माइनस लगा सकता हूँ। क्या मैंने कोई नंबर ऐसे लिखे हैं जिसकी मैं अंडर रूट के अंदर माइनस हो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या हो, माइनस हो? जिसे मैं लिख रहा हूँ, मान लेते हैं आपके सामने है -2, हाँ, -3, -4, है ना। ऐसे कोई भी संख्या, ऐसी कोई भी संख्या अगर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाए, माइनस आ जाए, तो वो क्या हो जाते हैं, काल्पनिक नंबर हो जाते हैं। कैसे नंबर हो जाते हैं बेटा? काल्पनिक नंबर। क्योंकि आपने लिख तो दिया भाई अंडर रूट के अंदर क्या है, माइनस, आपने लिख तो दिया, लेकिन ऐसा नंबर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आप अंडर रूट के अंदर माइनस लिख ही नहीं सकते हो। आप कल्पना के अंदर सोच लो भाई, है ना, क्या पता अंडर रूट के अंदर माइनस लिख दे तो क्या होता है? हाँ, कुछ नहीं होगा। तो ये काल्पनिक नंबर होता है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर आप माइनस लिख ही नहीं सकते। आगे बात में। तो ये है संख्या, 2 प्रकार की होगी आपके सामने, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। देखो देखिए बेटा, उतारने का मतलब है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। हाँ भाई। तो देखो, वास्तव
मतलब जो भी नंबर होंगे वो रियल में होंगे, हाँ, जो रियल में है तो रियल में है तभी तो आप इसको संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हो। वो कल्पना में है, देखो इमेजरी, काल्पनिक नाम से स्पष्ट है, काल्पनिक जो कल्पना के अंदर नंबर होते हैं, कल्पना के अंदर बहुत सारे नंबर होते हैं, हाँ, तो वे नंबर क्या हो जाते हैं, काल्पनिक नंबर हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं आप कल्पना के अंदर कोई भी चीजें सोचते हो वो हकीकत में होना पॉसिबल थोड़ी ना है, हाँ, हाँ, भाई आप रात में सो रखे हो और आपको अपनी हाँ, हाँ, शादी का सपना आ जाए, भाई मेरी तो शादी हो रही है, फेरे हो रहे हैं, सुबह उठो तो बेस, हाँ, वही कुंवारे सो रखे हो, तो वो काल्पनिक है। कल्पना के अंदर आप कुछ भी सोच सकते हो, भगवान से मिलके आ सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, हाँ, नहीं, तो ये काल्पनिक है, जो काल्पनिक में है, जो कल्पना में है, जो इमेजरी आप जो इमेजिन करते हो वो काल्पनिक नंबर है। तो ऐसे नंबर ऐसे हो सकते हैं, इनको पहचानने का तरीका ये है, अगर अंडररूट के अंदर माइनस हो तो वो काल्पनिक नंबर कहलाते हैं। देखो देखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा नंबर दो प्रकार के हो गए, वास्तविक और काल्पनिक। इतना ही ध्यान रखो, वास्तविक नंबर किसे कहते हैं, जिसे हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, और काल्पनिक नंबर ये कल्पना में है तो इसको संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। देखो देखिए बेटा, आगे चलो, देखिए अब देखो देखिए, हाँ, हमने ये पढ़ा है, देखो वास्तविक और काल्पनिक, ये तो कल्पना के अंदर है भाई, ये तो कल्पना के अंदर है, कल्पना के अंदर बहुत सारे नंबर हो सकते, कभी खत्म हो सकता है क्या, हाँ, तो ये तो काल्पनिक नंबर है, इसका पढ़ने का कोई लोचा नहीं है। तो हम कौन से नंबर पढ़ेंगे, वास्तविक नंबर। कौन से नंबर, वास्तविक नंबर। देखो वास्तविक नंबर, तो इसको देखो देखिए, ये वास्तविक नंबर भी आपके सामने दो प्रकार के होते हैं, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। देखो देखिए, आपका चैप्टर का नाम है ना परमेय संख्या, वो यहां से निकल के आया, ये वास्तविक नंबर का पार्ट है। पूछ ले आपसे, परमेय संख्या काल्पनिक नंबर का पार्ट है या वास्तविक संख्या का पार्ट है, तो ये वास्तविक संख्या का पार्ट है। देखो देखिए, ये देखो वास्तविक संख्या दो प्रकार की होगी, इसका मतलब है नंबर लाइन आप शो करते हो, अब नंबर लाइन पे जो भी नंबर शो करते हो, हाँ, आप नंबर लाइन पे जो भी नंबर शो करते हो ये भी दो प्रकार के होते हैं। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जिसे नंबर लाइन पे शो करते हो। अब इस पे भी आप देखो नंबर दो प्रकार के होंगे, परमेय संख्या भी होगी, अपरमेय संख्या होगी। परमेय संख्या का मतलब हो गया जिसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं अभी अभी लिखा मैंने, ये बेटा सारी की सारी परमेय संख्या होगी। देखो ये सारी की सारी परमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या कौन सी होगी, ये जो अंडररूट के अंदर आ रही है आपके सामने, ये अपरमेय संख्या होगी। आगे बात में, तो ये है। तो नंबर लाइन पे अगर आपसे पूछ ले नंबर लाइन पे कितने प्रकार के नंबर शो होते हैं, प्रदर्शित किए जा सकते हैं, एक तो वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब हो गया दो नंबर हो गए, वास्तविक दो प्रकार की होती है, परमेय संख्या, इसका मतलब इसमें कुछ परमेय संख्या भी है और कुछ अपरमेय संख्या भी है। देखो देखिए, ये तो आपकी नॉर्मल बेसिक सी बात होगी। अब देखो, ये देखो भाई, परमेय संख्या किसे कहते हैं, आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, विच कैन बी रिटर्न इन पी वाई क्यू फॉर्म, जिसे हम, वे संख्याएं जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। आप लिख सकते हो ना, परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, वो परमेय संख्या कहलाती है। जहां p और q क्या है, इंटीजर नंबर है, पूर्णांक संख्या है। और आप ये भी पढ़ते हो q नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। q नॉट इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। भाई आपको दूसरी क्लास में तोते की तरह रटाया जाता है, भाई परमेय संख्या किसे कहते हैं, तो आप ये बोलते हो सीधी सीधी वे संख्या है जिन्हें हम p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे p और q क्या है, पूर्णांक संख्या। पढ़ेंगे ये पूर्णांक संख्या क्या है, q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, q का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये परमेय है, तो इसका मतलब ये अपरमेय है, ए लग गया, इसका मतलब उल्टा काम होगा। इसको आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो इसको आप p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसका मतलब ये हो गया भाई, परमेय संख्या को आप p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, तो इसका मतलब है अपरमेय है, इसका उल्टा ही काम करेगी। इसको आप p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। विच कैन नॉट बी रिटर्न इन पी वाई क्यू फॉर्म, वे संख्याएं जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, वो कौन सी संख्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इस महान विभूति ने कौन सा महान काम कर दिया जो आप इसको p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो, हाँ, यार इस बेचारे ने कौन सा कांड कर दिया जो आप इसको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। मेरे को इसका कारण दो, देखिए कोई भी, एनी वन पर्सन। भाई सोचने वाली बात है ना, अरे इसने कौन से झंडे गाड़ दिए,
जिसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। और उस बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया जो आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? कहीं ऐसा तो नहीं है ये बिहार से, है ना, बिहारी लेके आगे होगा, इसने महान काम कर दिया होगा, हाँ, और ये बेचारा सिंगल आदमी है, शादीशुदा नहीं है, इसलिए इसकी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? कहीं ऐसा तो नहीं है? हाँ भाई, ये शादीशुदा आदमी लग रहा है इसलिए आप हाँ इज्जत वाला आदमी है इसलिए आप इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। ये तो बस बेचारा सिंगल आदमी है, सिंगल आदमी की कोई इज्जत नहीं है, इसलिए आप पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते? कहीं ऐसा तो कारण नहीं है? देखो देखिए बेटा, इसका कारण जानने से पहले आपने बचपन में पढ़ा होगा दशमलव संख्या। देखो देखिए भाई, हाँ, तो आपने पढ़ा होगा दशमलव संख्या भिन्न, दशमलव पढ़ा होगा छोटी क्लासों में भाई, पढ़ा है ना? हाँ, देखो देखिए, तो इसको इसका कारण जानने के लिए आप पहले दशमलव संख्या पढ़ो, यहाँ से आपको पता चल जाएगा परमेय संख्याओं को आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो और अपरमेय संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसका कारण यहाँ से पता चलेगा। देखो देखिए, हाँ, दशमलव कितने प्रकार के बताया मैंने आपको? 3 प्रकार के होते हैं। देखो, शांत दशमलव, शांत का मतलब हो गया बेटा, आपने देखा होगा कि भी 1 में 2 का भाग लगाया हो, कितना आता है? 0.5 भाग लगाना आता है क्या 1 में? ओ सिखाता हूँ यार। 1 में भाग जाता है क्या 2 का? नहीं जाता। जाता है क्या? ऊपर एक छोटी संख्या है तो आप क्या कर दो? 0 पॉइंट, क्या कर दो? 0 पॉइंट लगाते हैं। 0 पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे क्या लग जाता है भाई? 0 लग जाता है, तो 10 हो गया। 10 हो गया। 10 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 5 बारी। 5 बारी तो जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा? 5 बारी। पॉइंट को हटाना आता है क्या? पॉइंट के बाद में जितने डिजिट है, पॉइंट के बाद में एक ही अंक है तो एक जीरो आ जाएगा नीचे। एक जीरो का मतलब 10। देखो ये वापिस कट रहा है, वापिस कट रहा है, 5 से कट रहा है ना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कट रहा है ना ये आगे बस में। तो ऐसा दशमलव है ये शांत दशमलव, टर्मेटिंग डेसिमल। शांत का मतलब हो गया ये, देखो ऐसा दशमलव है जो पॉइंट के बाद में एक कदम चला और रुक गया। अरे इसको ऐसे देखो बेटा, ऐसा दशमलव है, देखो 0.5, ये बेटा एक कदम चला, पॉइंट के बाद में एक कदम चला और रुक गया। अगर पॉइंट को हटाएंगे, पॉइंट के बाद में एक डिजिट है, एक अंक है, तो एक जीरो आ जाएगा। अब देखो इसको ऊपर नीचे काट देते हैं, 1/2। अब जैसे मान लेते हैं कोई, मैं एक और कोई संख्या देख रहा हूँ 0.25। देखो पॉइंट के बाद में ये 2 कदम चला और रुक गया बेचारा, रुक गया बेचारा। अब इसका पॉइंट हटाओ, देखिए पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो आ जाएगा नीचे। 2 जीरो का मतलब हो गया 100 आ जाएगा। अब 25 से कट रहा है ना ऊपर नीचे, 1/4, 25 चौक 100 हो जाएगा ना। देखो देखिए भाई, अब जैसे मान लेते हैं कोई आपके सामने ये है संख्या, ये बेचारा पॉइंट के बाद में 4 कदम चला, पॉइंट के बाद में कितने कदम चला? ये 4 कदम चला और रुक गया। जैसे देख लो, अब इसका पॉइंट हटाओगे आप, तो पॉइंट के बाद में 4 अंक है, इधर देखना है, पॉइंट के बाद में राइट साइड में देखना भाई, पॉइंट के बाद में 4 अंक है तो क्या आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। अब ये कटेगा नहीं कटेगा वो बाद की बात है। तो बेटा शांत दशमलव क्या होता है? ऐसा डेसिमल, अरे नाम से स्पष्ट है, शांत, बेचारा शांत हो जाएगा। 2 कदम चलेगा, शांत हो जाएगा। देखो ये 1 कदम चला और रुक गया, ये 2 कदम चला पॉइंट के बाद में रुक गया, ये पॉइंट के बाद में 4 कदम चला और रुक गया आगे बस में। तो ऐसा दशमलव जो जो थोड़ी दूर चलने के बाद क्या होगा? रुकेगा। चाहे वो 10 कदम चले, चाहे 20 कदम चले। अब मेरा जैसे जवान 100 कदम चल जाएगा, हाँ, और आप, हाँ, और आप 200 कदम चल जाओगे, और तो क्या है, लेकिन रुकोगे तो सही ना। ऐसा तो नहीं है भाई, आप कभी रुकोगे ही नहीं। तो ऐसा दशमलव जो कुछ कदम चलने के बाद रुकेगा जरूर, ऐसा समझो शांत का मतलब हो गया शांत होगा जरूर आगे बस में। तो ऐसा दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव होता है। और आपने देखा है शांत दशमलव का पॉइंट हटाया आपने, शांत दशमलव है ये, पॉइंट हटाया तो आपको पी अपॉन क्यू रूप मिला। देखो पी बटा क्यू, पी बटा क्यू, पी बटा क्यू रूप मिला, मिला है ना। तो इसका मतलब है हम शांत दशमलव को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। भाई ये जो शांत दशमलव है इसको आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो ना। अब देखो देखिए, अशांत, अशांत का मतलब ये शांत का ऑपोजिट ही होगा। शांत होता है जो थोड़ी दूर कदम चलने के बाद रुकेगा, लेकिन अशांत का मतलब क्या? वो कभी रुकेगा ही नहीं, हाँ, वो कभी रुकेगा ही नहीं। तो अब देखो देखिए, इसमें एक और वर्ड हो गया। शांत का मतलब समझ गया, जो थोड़ी दूर चलने के बाद रुकेगा जरूर, वो शांत दशमलव होता है। अशांत का मतलब हो गया जो कभी रुकेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी कर लो कभी नहीं रुकेगा आगे बस में, हाँ।
आवर्ती, आवर्ती का मतलब हो गया रिपीटिंग, जो बार बार क्या होगा रिपीट। देखो एक शब्द अलग से ऐड हुआ है इसमें से, शांत का अशांत हो गया, लेकिन एक आवर्ती बीच में आ गया। आवर्ती का मतलब क्या रिपीट, क्या होगा रिपीट, बार बार क्या होगा रिपीट होगा। जैसे मान लेते हैं आपके सामने कोई नंबर है, जैसे आप देखो 2 में आप 3 का भाग लगाते हो, क्या भाग जाता है क्या 2 में? नहीं जाता। तो आप क्या लगाते हो भाई? 0 पॉइंट, 0 पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या लग जाता है? 0 लग जाता है ना, 20 हो जाता है भाई, हो जाता है ना 20। अब 3 का भाग 20 में कितनी बार गया भाई? 6 बारी। 3 छंग 18, 18 हो गया। कितना बच गया भाई? 2, 2 बच गया। अब पॉइंट तो लगा लगा हुआ है, अब ऑटोमेटिक 0 लग जाएगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है पॉइंट। तो अब फिर 20 हो गया, फिर 20 में दो, तीन, 3 का भाग लगाओगे, 3 छंग 18, फिर कितना बच गया? 2, फिर 20 हो गया ये, फिर 3 छंग 18, फिर 2 बच गया, फिर 20 हो जाएगा। ऐसा दशमलव है जो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, इसमें भाग लगाते जाओ, कभी खत्म ही नहीं होगा। आगे बात में, अरे मुझे बताओ ये कभी खत्म हो गया क्या? 2 में अगर आप 3 का भाग लगाते हो तो ये 0.6666 अनंत बार ही आएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। आगे बस में, अब मुझे एक बात बताओ, आपको पूछ ले 2/3 का मान कितना आएगा, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे 0.6666 बोलते जाओ तब तक आप, अरे तब तक बोलना पड़ेगा जब तक आपकी सांसें न अटक जाए। हाँ, तो इसको बोलने का सीधा सीख तरीका, ये 6 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। आप ये बोल रहे हो ना, ये 6 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। तो इस 6 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार। कोई नंबर बार बार रिपीट हो, रिपीट हो, जैसे मान लेते हैं 25 है, 25 है, ये 25 बार बार आ रहा है ना भाई, बार बार आ रहा है ना। तो 25 25 25 बोलने से अच्छा है आप 25 के ऊपर क्या लगा दो? बार लगा दो, तो वो अगला समझ जाएगा ये 25 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है। बार का मतलब समझ गया ना, बार बार आ रहा है। तो अब देखो, पॉइंट हटाना तो आपने बचपन में सीख लिया होगा, पॉइंट हटाना तो आपने बचपन में सीख लिया होगा, लेकिन देखो पॉइंट कैसे हटाते हैं? पॉइंट के बाद में जितने अंक हो उतने जीरो लगते हैं, नो, है ना। पॉइंट के बाद में जितने अंक है, देखो 4 अंक है तो 4 जीरो का मतलब हो गया 10,000 लगेगा नीचे। अब देखो, देखिए बेटा, बार कैसे हटाते हैं? बार का हटाने का एक ही तरीका है, जितने अंक के ऊपर बार है, देखो एक अंक के ऊपर बार है, अरे एक प्राणी के ऊपर बार है ना, तो एक 9 आ जाएगा नीचे। क्या आ जाएगा? एक 9 आ जाएगा। अब देखो ये 3 से कट रहा है, अगर इसको काटोगे तो ये 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 तरीका 9, तो देखो वापस 2/3 ही आ गया, और वापस 2/3 ही आ गया। तो इसका मतलब मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जैसे मतलब है, देखो ऐसा दशमलव, ये दशमलव है, ये दशमलव है आपके सामने दे दिया, ये कैसा दशमलव है? ये अशांत है। रुक रुक रहा है क्या? नहीं रुक रहा, लेकिन ये रिपीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है? 3 बार बार आ रहा है, 3 क्या आ रहा है? बार बार आ रहा है, इसलिए हम 3 के ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अब बार को हटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 3/9, एक ही अंक के ऊपर बार है। अब इसको आप काटोगे तो 1/3 आ जाएगा ना। आप भाग लगा के देख लेना, एक में 3 का भाग लगाओगे तो ये 0.3333 अनंत बार ही आएगा। आगे बात सुने, तो आपने देखा ये अशांत दशमलव है और आवर्ती दशमलव है। अशांत का मतलब क्या? रुकने वाला नहीं, और आवर्ती का मतलब क्या? रिपीट होने वाला। अब देखो, देखिए इस दशमलव को भी आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया। जैसे मान लेते हैं, एक और उदाहरण देता हूं मैं आपको, देखो जैसे है, ये दशमलव है। अब देखो बेटा, आगे बात में, ये कैसा दशमलव है? अशांत है। देखो पहले तो पहचानो, ये रुक नहीं रहा है, देखो डॉट डॉट लगा दिया, इसका मतलब अनंत बार ही जाएगा, ये रुक नहीं रहा है। और अब देखो, देखिए अशांत तो है। अब देखो ये आवर्ती है, रिपीट हो रहा है ना, 2 3 23 23 का जोड़ा रिपीट हो रहा है ना, ये 23 बार बार आ रहा है, तो इसलिए हम 23 के ऊपर क्या लगाएंगे? बार लगाएंगे। और बार हटाने का तरीका मैंने बताया, जितने अंक के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो नीचे। देखो 2 अंक के ऊपर बार है तो 2 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 9। आप देख लो 23 में आप 99 का भाग लगाओगे तो ये आएगा 232323। आगे बात में, हाँ, तो आपने देखा है ये अशांत आवर्ती दशमलव है, इसको भी आपने पी अपॉन क्यू के रूप में लिख दिया, लिख दिया ना आपने, देखो P/Q रूप लिख दिया। इसका मतलब ये हो गया, आप अशांत आवर्ती दशमलव को भी आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो भाई, लिख सकते हो। अब देखो, देखिए ये क्या है? ये अशांत है। अशांत का मतलब हो गया कभी न रुकने वाला, लेकिन अनावर्ती का मतलब हो गया ये रिपीट ना होगा। देखो नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, ये जो रिपीट भी नहीं होगा। जैसे मान लेते, कोई उदाहरण देता हूं मैं आपके सामने,
ऐसा दशमलव है जो कभी खत्म नहीं होगा। देखो अनंत तक जा रहा है, लेकिन ये बताओ रिपीट हो रहा है क्या? ये देखो इसमें 23 बार बार आ रहा था, इसलिए हमने 23 के ऊपर बार लगा दिया। इसमें कोई नंबर बार बार आ रहा है क्या? देखो 3 के बाद में 5, देखो कोई नंबर आ रहा है क्या? यहाँ पे 7 के बाद में 5 आ गया, यहाँ पे 7 के बाद में 6 आ गया। अब कोई बताएगा मेरे को 4 के बाद में क्या आएगा? ऐसे मत बोल देना 4 के बाद में 8 आएगा, कोई क्रम थोड़ी है बेटा। इसमें बता सकते थे इस 3 के बाद में क्या आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, 2 के बाद में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 के बाद में 3। यहाँ पे तो आप बता सकते थे, क्योंकि ये आवर्ती दशमलव है। आवर्ती का मतलब रिपीट हो रहा है, तो हमें पता है भाई कोई नंबर रिपीट होता है बार बार। ये मान लेते कोई 8, मान लेते ये 8 बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको पता है 8 के बाद में 8 ही आएगा। अरे आगे बस में तो ये है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये अशांत अनावर्ती दशमलव है। कोई रिपीट हो रहा है क्या? जैसे 37 37 37 है ना, 375 375 को रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा भाई। तो ये कैसा दशमलव है? अशांत अनावर्ती दशमलव है बेटा। इसमें इसमें फर्क देखो, ये रिपीट हो रहा था, कोई नंबर बार बार आ रहा था, इसलिए हमने बार लगाया। बार लगाया तभी तो हमें पी अपॉन क्यू रूप मिला है। जब भाई बार को हटाएंगे तभी तो पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा। क्या इसमें कहीं पे आप बार लगा सकते हो क्या? कोई नंबर बार बार आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो आप इसके ऊपर कोई बार लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते हो। जब बार को हटाते तभी तो हमें पी रूप, पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा। क्या इसमें जब आप बार ही नहीं लगाओगे तो बार हटेगा कहां से? जब बार हटेगा ही नहीं तो हमें पी अपॉन क्यू रूप मिलेगा क्या? इस कंडीशन में नहीं मिलेगा ना। तो इसलिए यहाँ पे पी अपॉन क्यू रूप नहीं आता है, इसको पी अपॉन क्यू रूप में नहीं लिख सकते हो। अब आपने बहुत चिल्लाया है, कब से चिल्ला रहे हो, परमेय संख्या किसे कहते हैं? और परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। इसका मतलब है परमेय संख्या, देखो इसने कौन सा मान किया है, क्योंकि इसका दशमलव कैसे होता है? परमेय संख्या का दशमलव होता है शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव होता है। और आपने अभी भी बोला है अपरमेय संख्या, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इस बेचारे ने कौन सा पाप कर दिया? देखो इसने ये पाप कर दिया क्योंकि इसका दशमलव कैसा होता है, किस प्रकार का होता है? अशांत अनावर्ती दशमलव होता है। इसलिए परमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और परमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में क्यों लिखते हैं? क्योंकि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। अब देखो देखिए परमेय संख्या की पूरी परिभाषा देखो। कभी आप ये मत बोल देना परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं। ये तो दूसरी क्लास की परिभाषा हो गया, आप बड़े हो गए ना। हाँ अरे बड़े हो गए ना आप। हाँ तो अब इसकी परिभाषा, एक्चुअल परिभाषा देखो। देखो परमेय संख्या किसे कहते हैं, आप भी अभी पढ़ाया मैंने। परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? याद रखो, ये शांत और अशांत आवर्ती होता है। इसी के आधार पर परमेय संख्या की परिभाषा बनेगी। देखो पर कहते हैं ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा हो? शांत हो, शांत बताया ना, और अशांत आवर्ती हो। कैसा हो? अशांत हो। देखो ये शांत और अशांत आवर्ती हो, तथा जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है, और क्यू नॉट इक्वल टू क्या है? 0 है। ये एक्चुअल परिभाषा है परमेय संख्या की। आज के बाद ये मत बोल देना छोटी सी, जिन्हें हम पे अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसका कारण भी दो साथ क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? परमेय संख्याओं का शांत या अशांत आवर्ती होता है। अब देखो लगे तो अपरमेय भी पढ़ लो, इसको क्यों छोड़ रहे हो, है ना। तो ऐसी संख्या जिनका दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है। अभी भी पढ़ाया ना। अपरमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है? अशांत अनावर्ती होता है, तथा जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, वो कौन सी होती है? अपरमेय संख्या कहलाती है। आगे बात में तो देखो बेटा आगे चलते हैं। हाँ ये आपने बहुत छोटी क्लास में पढ़ा होगा, पूर्णांक सम विषम, है ना, पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर अभी भी पढ़ रहे थे ना हम, जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है ना। पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या। अरे ये पढ़ रहे हैं ना, जहां पी और क्यू क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये पूर्णांक संख्या क्या होती है? ये देखो देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जो माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक जाती है। ये पूरे पूरे नंबर होंगे, कंप्लीट नंबर होंगे। इसको कंप्लीट नंबर भी बोल सकते हो आप। इसको जैसे मान लेते हैं, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, यहाँ पे आता है ना, ऐसे नहीं बोल सकते हो 2.5 क्या पूर्णांक संख्या क्या है? ये पूरी संख्या क्या नहीं है? तो 2.5 आदमी होता है क्या कोई? भाई 2.5 आदमी होगा क्या? कोई 2.5 औरत होगी क्या? नहीं हो सकती। तो ये पूरे नंबर है क्या? नहीं है। ये देखो 2 तो पूरा है लेकिन आधा है, ये पूर्णांक संख्या नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब जो पूरे पूरे नंबर होंगे ना,
वो पूर्णांक संख्या कहलाएंगे। ये माइनस के अनंत से लेके प्लस के अनंत तक जाते हैं। अब देखो पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। देखो इसमें देखो, देखो सम है, विषम है। देखो सम है, विषम है, सम है। इसका मतलब है इसमें कुछ सम है, आधे नंबर तो सम है और आधे नंबर क्या है, विषम है। इसलिए पूर्णांक संख्या को दो भागों में बांटा जाता है। पूर्णांक संख्या को एक तो हो गया ये सम संख्या और दूसरी क्या होगी, विषम संख्या। देखो देखिए, सम संख्या किससे कहते हैं, बचपन में आपने खूब पढ़ा होगा, विच आर डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब है दो, जो नंबर दो से विभाज्य हो, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग जाता हो, वो कैसे नंबर कहलाते हैं, सम संख्या कहलाती है। इसका उल्टा ये है, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो दो से विभाज्य ना हो, है ना, जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, वो कैसे होते हैं, विषम संख्या कहलाती। ये तो आपने बचपन में खूब पढ़ा होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कुछ नया भी सीखेंगे। आप देखो 6 में अगर 2 कम करते हो तो कितना आता है, 4। 4 में 2 कम करोगे तो 2, 2 में 2 कम करोगे 0। इसका मतलब है 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। ये याद रखोगे, इसमें 0 कैसी संख्या है भाई, सम संख्या है। ठीक है, अरे 0 कैसी संख्या है, सम संख्या है। और इसमें कौन सी बात याद रखने की है, इसमें ये बात ध्यान रखने की है, इसको 2k के फॉर्म में लिख सकते हो। देखो एक वर्ड लिखा हुआ है 2k फॉर्म, इसको 2k के रूप में लिख सकते हो। इसका मतलब क्या समझते हो, अरे कोई सम संख्या दो मुझे, अरे गरीब आदमी को कोई सम संख्या दो, जैसे है 16, 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 8 लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं 30 है, 30 को क्या लिख सकते हो, 2 × 15। जैसे कोई संख्या आ जाएगी 90 है, 90 है ना, 90, इसको क्या लिख सकते हो, 2 × 43 लिख सकते हो। जैसे मान लेते हैं 100 है, 100 को क्या लिख सकते हो, 2 × 50 लिख सकते हो। ऐसे ही मान लेते हैं 150 है, 150 को क्या लिख सकते हो, 2 × 75 लिख सकते हो ना। तो इसका मतलब है सम संख्याओं को 2 के मल्टीप्लाई के रूप में तोड़ के लिख सकते हो। अगर कोई भी सम संख्या है, इसको 2 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हो। देखो 2 आ रहा है ना, 2 के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हो। आगे बात सुनिए, तो सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2k के फॉर्म में लिखी होती है। ये जो सम संख्या है, इसको देखो 2k 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 2k, इसलिए सम संख्या को 2k के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसलिए पूछा जाता है सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2k होता है। अब देखो विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, 2k ± 1। इसका व्यापक रूप क्या होता है, 2k ± 1। इसका मतलब समझते हो क्या, एक तो प्लस में, एक तो 2k + 1 और एक 2k - 1। विषम संख्याओं को आप इस दो रूप में लिख सकते हो, 2k + 1 2k - 1। जैसे देखो, देखिए कोई विषम संख्या दो मेरे को, जैसे है आपके सामने है 15, 15 विषम संख्या है ना, इसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है। इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 × 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 14, और 14 में 1 जोड़ोगे कितना जाएगा, 15। और इसको 2k - 1 भी लिख सकते हो, 2 × 8। 2 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 16, और 16 में से हम 1 घटाते हैं तो कितना आ जाता है, 15 आ जाता है। तो आपने लिखा है, ये हो गया 2 2, इसमें हो गया ये k का मान, +1 और -1। इसलिए हम विषम संख्याओं को 2k + 1 के रूप में भी लिख सकते हो और 2k - 1 के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे देखो मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको, संख्या है, जैसे मान लेते हैं 37 है, ठीक है। अब इसको लिख सकते हो 2 × 18, 18 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 36, और 36 में आप 1 जोड़ोगे, 36 में आप 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 37 आ जाएगा। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 × 19, 19 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 19 दूनी कितना होता है, 38 होता है। और 38 में से 1 कम कर दो, कितना आ जाता है, 37। तो इसको आप 2k, देखो 2, ये हो गया k + 1, और इसको क्या लिख सकते हो आप, 2k k का मान यहाँ पे 19 है, k का मान कुछ भी हो सकता है ना, और -1। इसलिए विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है, ये याद रखोगे, 2k + 1 और 2k - 1। इन दोनों को मिक्स में मिला के आप ऐसे बोल सकते हो, 2k + -1। आगे बात समझ, देखो देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो पूर्ण नंबर, वोल नंबर का मतलब हो गया पूरे पूरे नंबर, है ना। अरे पूर्ण नंबर, वोल नंबर, ये वोल नंबर क्या होता है,
ये 0 से स्टार्ट होते हैं, अनंत तक जाते हैं। ये तो आपको बचपन की याद है ना, ये कहानी तो याद है। वो नंबर और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती है। और ये लगे तो देखो प्राकृतिक संख्या, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये तो 0 से स्टार्ट होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है, एक कदम आगे से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। अब देखो, देखिए सवाल पूछा जाता है, क्या प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं क्या? क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है क्या? या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, सवाल यहां से आता है भाई, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हो क्या, या पूर्ण संख्या को प्राकृतिक? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, बताओ देखिए। देखो देखिए, क्या जितनी भी ये प्राकृतिक संख्या है, इसको आप पूर्ण संख्या कह सकते हो क्या? देखो, क्या एक पूर्ण है क्या? है भाई, एक में पूर्ण है, दो भी है, तीन भी है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी संख्या कौन सी है? पूर्ण संख्या है, क्योंकि ये सारी की सारी इसके अंदर आ रही है। तो इसलिए प्राकृतिक संख्या को आप पूर्ण संख्या, ये पूरी पूरी कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या ही तो है, पूर्ण संख्या नहीं है क्या ये? देखो, पूरी पूरी कंप्लीट है। हाँ, अब इसने पूछा है तो ये हमारा सही है, प्राकृतिक संख्या को आप पूर्ण संख्या कह सकते हो। क्या पूर्ण संख्या को आप प्राकृतिक संख्या कह सकते हो क्या? देखो देखिए, ये देखो, ये एक प्राकृतिक है, दो भी प्राकृतिक है, तीन भी प्राकृतिक है, चार भी है, पांच भी है, तो आगे भी जितने भी नंबर है वो सारे प्राकृतिक है। अरे बेटा, ये सारे के सारे नंबर प्राकृतिक संख्या है, क्या जीरो प्राकृतिक संख्या है क्या? अगर बेटा ये जीरो नहीं होता तो इस सारे नंबरों को हम क्या बोल सकते थे? प्राकृतिक संख्या बोल सकते थे। लेकिन इस जीरो ने टांग अड़ा दी, इसमें लफड़ा कर दिया इस बेचारे ने, इसने, है ना, दो कपल के बीच में आ गया ये जीरो। तो ये देखो, देखिए, इसलिए आप पूर्ण संख्या को आप प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते हो। क्योंकि क्यों नहीं बोल सकते हो? क्योंकि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती, ये पूर्ण ही होती है। आगे बात सुनिए, इसे जीरो की वजह से आप इसको आप प्राकृतिक संख्या नहीं बोल सकते। ठीक है, ये याद रखोगे। अब अगला देखो आप लोग, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये दोनों भाई बहन है। अभाज्य संख्या, देखो देखिए, मैं आपको समझाऊंगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक, पहले तो देखो देखिए, एक किसके पहाड़े में आता है? खुद के एक के में आता है। दो किसके पहाड़े में आता है? एक के और दो के में आता है। और तीन किसके पहाड़े में आता है? एक और तीन के में आता है। और चार, एक दो और चार इसके पहाड़े में आता है ना टेबल में। पांच किसके पहाड़े में आता है? एक के में भी आता है और पांच के में भी आता है। और छह, एक दो तीन और छह। और सात, ये एक के पहाड़े में आता है और किसके पहाड़े में आता है? सात के पहाड़े में आता है। और आठ, एक के में भी आता है, दो के में भी आता है, चार के में भी आता है और आठ के में भी आता है। नौ किसके पहाड़े में आता है भाई? एक तीन नौ। इसको थोड़ा समझो देखिए, 10 किसके पहाड़े में आता है भाई? एक के में भी आता है, दो के में भी आता है, पांच के में भी आता है और 10 के में भी आता है। और 11, एक और 11। 12 किसके पहाड़े में आता है भाई? एक दो तीन चार छह और 12 इसके पहाड़े में आता है ना 12। भाई एक के पहाड़े में भी आता है 12, दो के में भी आता है, भाई एक के में तो सारे आएंगे, तीन के में भी आता है, चार के भी पहाड़े में आता है ना 12, छह के में भी आता है और 12 के में भी आता है। देखो देखिए, सम देखो, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ये क्या होता है? जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिनके केवल ओनली फॉर टू फैक्टर हो, दो ही गुणनखंड हो, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, न तो दो से ज्यादा न दो से कम। जिसके देखो ओनली फॉर, ओनली टू फैक्टर, एक तो एक होगा और एक खुद होगा। इसमें भी देखो, एक तो एक होगा, एक तो फिक्स है भाई, एक तो सभी में आ रहा है ना, देखो एक तो सभी में आ रहा है और एक खुद होगा। आप तो ये देखो ना, जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो। दो गुणनखंड किसके हैं? देखो इसके हैं, दो के देखो दो गुणनखंड है, तीन के भी देखो दो ही गुणनखंड है ना, एक और तीन है। बोला ना उसने, एक तो एक होगा और एक खुद होगा, एक तो एक होगा और एक खुद होगा। तो यहाँ पे भी देखो दो ही गुणनखंड है भाई, दो ही गुणनखंड है। यहाँ पे भी देखो आप, दो ही गुणनखंड है। तो यहाँ पे देखो दो, तीन, पांच, सात और 11 और आगे 13, 17, 19 ऐसे जाएगा। जिसके केवल दो ही गुणनखंड हो, एक तो एक है, देख लो एक तो सभी में एक है और एक खुद ही नंबर है, एक खुद ही नंबर है। देखो 5 है, इसमें एक है और खुद 5 है ना। ये 7 है, इसमें एक है और खुद 7 है। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं? जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो। आप बचपन में पढ़ते हो ना बेटा,
वे संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है वो कौन सी होती है? अभाज्य संख्या होती है। अरे छोड़ो यार, वो पुरानी परिभाषा होगी। ये देखो, जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो, बेस बात खत्म। दो ही गुणनखंड है इसके, तो ये अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो देखो, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है। यहां से देखोगे ना, यहाँ पे यहां से लेके इधर के जितने भी नंबर है, ये सारे के सारे कौन से आएंगे? विषम आएंगे। और टोटली जितने भी नंबर आएंगे विषम आएंगे। केवल एकमात्र ये प्राणी है अभाज्य संख्या में जो कैसा है? सम है। और ऐसे देखो, अभाज्य संख्या में सारी की सारी औरतें हैं, केवल ये एक ही आदमी है जो क्या है? सम है। आगे बात सुने। हाँ, तो पूछा जाता है अभाज्य संख्या में कितनी सम संख्या होती है? एक ही होती है। पर वो कौन सी होती है? दो होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है दो केवल सम अभाज्य संख्या है। आपसे पूछ ले सम भी होनी चाहिए और अभाज्य होनी चाहिए, तो ऐसा एक ही प्राणी है दो। ये कैसा है? सम भी है। और सारे इसमें बाकी के क्या होंगे? विषम होंगे। देख लो आगे जितने भी संख्या है विषम संख्या आएगी। आगे बात सुने। हाँ, अब देखो देखिए, जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, मोर देन टू फैक्टर, जिनके दो से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। देखो दो से अधिक गुणनखंड आना चाहिए। देखो ये है, इसके दो से अधिक गुणनखंड है, इसलिए कौन सी संख्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। भाई देखो, इसके दो से अधिक गुणनखंड है, ये है। इसके भी दो से अधिक गुणनखंड है, देखो चार आ गया। इसके भी है दो से अधिक गुणनखंड, देखो चार गुणनखंड है। दो से अधिक आना चाहिए, चाहे कितना ही हो, पांच हो, चाहे छह गुणनखंड हो, चाहे 10 गुणनखंड हो, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए। देखो ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? भाई ये सारे के सारे नंबर कौन से हैं? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है। देखो दो, चार, दो नहीं, चार, छह, आठ, नौ, 10, 12, ठीक है, 14, 16, 18 ऐसे आएगा। तो ये जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य संख्या होती है। अब देखो देखिए, अब भाज्य संख्या देखो, ये सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है? चार होती है, ध्यान रखोगे। फिर छह, फिर आठ। आपसे पूछ ले सवाल, ये पूछ ले सबसे छोटी भाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, लेकिन इसने एक चीज ऐड कर दी, इसमें विषम संख्या होनी चाहिए। कौन सी? विषम। तो ये सबसे छोटी भाज्य तो है लेकिन ये सम है, ये नहीं आएगा। ये सबसे छोटी भाज्य तो है लेकिन सम है, ये भी सम है। ये देखो ये नो, ये नो बेटा सबसे छोटी विषम है। देखो विषम कोई आ रहा है कि पहले? नहीं है। तो सबसे छोटा विषम संख्या ये है। इसके बाद में कौन सी आ रही है? ये आ रही है। इसके बाद में कौन सी आएगी? 21 आएगी, ऐसे आएगी ना भाई। हाँ, तो ये सबसे छोटी कौन सी है? विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। और सही, ये सबसे छोटी सम संख्या है। और ये कौन सी है? विषम संख्या। ये याद रखोगे, वो पूछेगा सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी होती है? 9 होती है। आगे बात सुनो। अरे ठीक है, चले आगे। देखो, हाँ देखो, हमने एक चीज तो छोड़ दी थी, बेचारा ये आदमी, ये एक, इसका तो कुछ नाम जिक्र ही नहीं हुआ। ये सारे नंबर आगे देखो, आगे के सारे नंबर भी आएंगे, ये एक तो रह गया। भाई ये बोल रहा है मुझे अभाज्य संख्या में डाल दो। मुझे किस में डाल दो भाई? अभाज्य संख्या में डाल दो। अभाज्य संख्या बोलता है भाई मैं सिंगल आदमी को नहीं लेता, क्योंकि इसमें मैं खुद रहना चाहिए और मेरी वाइफ रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे मतलब जोड़ा, जोड़ा है ना, दो का ही जोड़ा होना चाहिए। देखो दो का ही जोड़ा। देखो ये अभाज्य संख्या ही तो है, दो, तीन, पांच, सात। तो इसने बोला है ना अभाज्य इस फैमिली में तो आप आ ही नहीं सकते हो। ठीक है, इसमें सिंगल आदमी को अलाउ नहीं है। अब ये क्या है? भाज्य संख्या है। ये बोल रहा है भाई भाज्य में तो ले लो मेरे को। नहीं भाई, ये बोल रहा है भाई, भाई जोड़ा तो होना चाहिए, तुम्हारी शादी तो होना चाहिए, लेकिन इसमें आस पड़ोसन वाले का रिश्ता भी होना चाहिए। देखो आगे बस में ये है। तो न तो ये अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है, तो इसलिए स्टार बनाओगे। ये बेचारा सिंगल आदमी है और सारे शादीशुदा है। और ये भाज्य संख्या क्या है? ये शादीशुदा भी है और आस पड़ोसन भी है इसमें। ठीक है, तो ये बात है भाई। ठीक है, तो इसलिए एक न तो भाज्य संख्या होती हो और न ही अभाज्य संख्या होती है। एक न तो भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है। अब देखो मैंने आपको बताया था जीरो कैसी संख्या है? सम संख्या है। जीरो कैसी संख्या है? सम संख्या। बताया था ना मैंने आपको, कुछ याद है? तो ध्यान रखोगे, जीरो सम संख्या होती है। सम और विषम में पूछे तो सम संख्या है, लेकिन इसके अलावा और कुछ पूछ रहा है इसमें। हाँ, जीरो न तो पॉजिटिव होता है, न ही नेगेटिव होता है, न तो ये धनात्मक होता है बेचारा और न ही ये ऋणात्मक होता है। आगे बात सुने।
और सभी पूर्णांक संख्याएं परमेय संख्या होती हैं। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी पूर्णांक संख्या जानते हो, अभी भी पढ़ा हमने पूर्णांक संख्या। ये देखो, ये जो पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है, इसको आप क्या बोल सकते हो? आप परमेय संख्या बोल सकते हो। क्या? परमेय संख्या बोल सकते हो। देखो देखिए, परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हो। देखो, परमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या? देखो ये है, अरे किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो तो हम एक लगा सकते हैं। अरे किसी के डिवाइड में कुछ नहीं हो तो हम एक लगा सकते हैं। आगे बात में, तो ये परमेय संख्या नहीं बन गई क्या? पी अपॉन क्यू रूप बन गया। देखो, पी अपॉन क्यू रूप बन गया ये। अरे देख रहे हो, पी अपॉन क्यू रूप बन गया। तो इसका मतलब है जितनी भी पूर्णांक संख्या है, इसको आप परमेय संख्या बना सकते हो। इसमें एक का भाग लगो। अरे किसी में हम एक का भाग लगाएं, कोई आपत्ति थोड़ी ना है। जैसे मान लेते हैं 3 में आप एक का भाग लगोगे तो 3 ही तो आना है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो ये है, जितनी भी पूर्णांक संख्या है इसको आप परमेय संख्या बोलते हो, क्योंकि ये एक नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी के डिवाइड में एक हो तो कोई मतलब थोड़ी ना है। तो इसलिए जितनी भी पूर्णांक संख्या है इसको आप परमेय संख्या कहते हो। ये याद रखोगे तो आगे चले। अब ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। जितनी भी पूर्णांक संख्या है इसको परमेय संख्या कहते हो। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका चैप्टर पे, अब हम ऐसे मान लेते हैं, अब हम कंप्लीटली आपके चैप्टर के ऊपर आए। अभी तो हम इसका बेस ही पढ़ रहे थे। अब ये सवाल है कर्मण्यता गुणधर्म। कर्मण्यता गुणधर्म मैं आपको इस समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लेते हैं योग, पहले मैं लिखता हूँ योग, दूसरा है लिखता हूं मैं घटाना। घटाना को आप व्यकलन भी बोलते हो। तीसरा मैं लिखता हूं गुणा। क्या? गुणा। गुणा होता है ना मल्टीप्लाई। चौथा हो गया डिवाइड, भाग। अब मुझे एक बात बताओ, अरे मेरे लाल नंद गोपाल, मुझे एक बात बताओ, जैसे है अगर मैं 2 में 5 जोड़ू या मैं 5 में 2 जोड़ू, बात तो एक ही है। देखो बात एक ही है क्या? 2 में 5 जोड़ोगे तो 7 आ रहा है, और 5 में 2 जोड़ोगे 7 आ रहा है। इसका मतलब बात एक ही है। आंसर सही आ रहा है हमारा भाई। आंसर क्या आ रहा है? सही आ रहा है। 2 में 5 जोड़ो चाहे या 5 में 2 जोड़ो, आंसर सही आ रहा है। क्या ये हम घटाना में भी कर सकते हैं क्या? क्या हम ये यहाँ पे भी कर सकते हैं क्या? 2 में 5 घटो या 5 में 2 घटो, क्या ये कंडीशन सही होती है क्या? या छोटी में से बड़ी संख्या घटाते हैं तो माइनस में आता है, माइनस का 3 आएगा, और यहाँ पे 5 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 ही आएगा प्लस का। क्या ये सही है क्या? नहीं भाई, नहीं है ना। तो आपने देखा है ये रूल उल्टा सुल्टा करने वाला, अरे उल्टा सुल्टा करने वाला ये रूल कहाँ पे लगा है? योग में लगा है, और घटाना में तो ये फेल हो गया। भाई हमने किया है, हम तो जन्मजाति कैसे है, हाँ? उल्टा ही पैदे हुए तो उल्टा ही काम करेंगे। भाई कोई बोल रहा है मैं 2 में 5 जोड़ूंगा, नहीं, हम तो 5 में 2 जोड़ेंगे। जोड़ ले भाई। अब यहाँ पे भाई वो बोल रहा है मैं 2 में से 5 घटूंगा, वो बोल रहा है नहीं मैं 5 में से 2 घटूंगा, तो यहाँ पे उसका रूल फेल हो जाएगा ना भाई। हाँ, अब देखो गुणा, क्या गुणा में से हो जाएगा कि 2 में को 5 से गुणा करते हैं, 2 को हम 5 से गुणा करते हैं, 2 को किससे? 5 से गुणा करो, या 5 को 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 10। और यहाँ पे भी कितना आएगा? 10। अच्छा, ये रूल यहाँ पे भी लग गया। अब भाग में देखो, कोई बोल रहा है मैं 2 में 5 का भाग लगा दूं, और कोई बोल रहा है नहीं मैं 5 में 2 का भाग लगाऊंगा। अब आपको पता है 5 में 2 में 5 का भाग नहीं जाता है, जाता है क्या? ऊपर छोटी संख्या है तो क्या लगाते हो आप? 0 पॉइंट लगाते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? 20, और 5 चौक कितना होता है? 20, और हो गया ना 20। अब देखो, अब आपको देखो 5 में 2 का भाग लगाओगे, जाता है ना भाई 5 में 2 का भाग, 2 दूनी 4, कितना बच गया भाई? 1। तो पॉइंट लगा दिया तो कितना हो गया? 10, 2 पंजो 10, पूरा पूरा चल गया। क्या ये दोनों बराबर है क्या? कोई मुझे बताएगा कि ये दोनों बराबर है क्या? ये दोनों बराबर है क्या? नहीं। कोई बोल रहा है भाई, कोई बोल रहा है मैं 2 में 5 का भाग लगा रहा हूँ, कोई ऐसे बोल दे मैं 5 में 2 का भाग लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है। तो ये तो आपका रॉन्ग हो गया ये यहाँ पे। तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ पे अप्लाई हुई? एक तो योग में हुई, एक तो योग में हुई, और एक कहाँ पे हुई? गुणे में हुई। इसका मतलब है ये रूल, ये घटाना और भाग, ये घटाना और भाग में ये अप्लाई नहीं होगा। आगे बात में,
तो देखो देखिए जरा, अब ये हम पढ़ते हैं, अब इस रूल को पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमें क्या पढ़ना है, इस रूल में हमें योग और घटा गुणा करना है, हमें योग और गुणा करना है। देखो देखिए, अरे समझ में आ जाएगा, चिंता क्यों करते हो, ऐसी कोई चीज है जो आपको समझ में नहीं आई, वैसा आप तो थोड़ी चिंता करने लग जाते हो। योग, योग और गुणा वाला नियम पढ़ना है, योग और गुणा वाला नियम। बेटा अगर मैं ए में बी जोड़ू, ए प्लस बी करूं या बी में ए जोड़ू, आपको पता है सही आएगा। ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, इसका मतलब है अगर मैं 3 में 4 जोड़ू या 4 में हम 3 जोड़े तो कितना आएगा, 7, 7 ही आएगा। तो ये होता है बेटा कर्म विनियता का योग वाला रूल, कर्म विनियता का योग वाला नियम। अब देखो गुणा वाला, अगर मैं ए को बी से गुणा करूं या बी को मैं ए से गुणा करूं, ए को बी से गुणा करूं या बी को ए से गुणा करूं, तो ये क्या होता है, बराबरी होगा ना बेटा। 3 को अगर आप 4 से गुणा करोगे या 4 को आप 3 से गुणा करोगे, आएगा तो 12 ही ना। तो ये ध्यान रखना है, ये कर्म विनियता का गुणा वाला नियम है। तो आप इसमें 2 ही रूल आते हैं कर्म विनियता का, जब सवाल करेंगे ना तब पता चल जाएगा आपको, ठीक है ना। हाँ इतना ही सीखो अभी, कर्म विनियता का योग वाला नियम और गुणा वाला नियम। ए प्लस बी करो चाहे बी प्लस ए करो, बात बराबरी है। ए गुणा बी करो चाहे बी गुणा ए करो, बात बराबरी है। आगे बात में, तो हम आगे चलते हैं भाई। देखो अब आता है, देखो भाई कर्म विनियता में 2 ही प्राणी आते थे, अब हमारे पास है साहचर्यता। इसमें कितने, देखो इसमें ये ध्यान रखो, जिसमें 2 प्राणी हो वो कर्म विनियता ही। देखो ए और बी आ रहा है ना, ए बी आ रहा है, साहचर्यता में कितने प्राणी आएंगे भाई, 3 प्राणी आएंगे। तो इसमें भी वही रूल लगेगा भाई, इसमें भी वही रूल लगेगा। पहला रूल है योग, रूल है गुणा, क्या है, गुणा। आगे बस में, तो पहला रूल योग, इसमें 3 प्राणी आ जाएंगे भाई, ए प्लस बी प्लस सी। चलो इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यार, ए प्लस बी प्लस सी या फिर ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 3 ही प्राणी आएंगे। देखो देखिए कैसे, अब देखो 3 प्राणियों को जोड़ना है, तो पहले आप 2 को जोड़ोगे। कोई बोलेगा सर मैं तो पहले इसको जोड़ूंगा, पहले तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा फिर मैं इसको जोड़ूंगा। हाँ, अब कोई प्राणी ऐसा भी होता है भाई, मैं तो सारे काम उल्टा ही करता हूँ, आप पहले इन दोनों को जोड़ोगे तो मैं पहले इन दोनों को जोड़ लूँ तो क्या हो जाएगा, पहले मैं इस 2 को जोड़ूंगा फिर इसको जोड़ूंगा। भाई कैसे भी जोड़ आंसर से आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं 3 प्लस 4 प्लस 5, तो इधर भी ये नंबर तो यही है ना, 3 प्लस 4 प्लस 5। अब मुझे एक बात बताओ, कोई बोल रहा है मैं पहले इसको जोड़ लूं, जोड़ ले भाई, तो ये कितना हो गया 7, 7 में फिर आप फिर 5 जोड़ो, तो 7 और 5 कितना हो गया 12। आगे बस में, और कोई बोल रहा है मैं पहले इसको जोड़ लूं, भाई जोड़ ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 3 प्लस 4 5 कितना हो गया 9। अब देखो 9 में 3 जोड़ दोगे तो कितना आ गया 12, सही आ रहा है ना ये। तो इसका मतलब है कोई अगले पहले 2 को जोड़े या पिछले वाले 2 को जोड़े तो आंसर तो सेम ही आएगा। तो ऐसे ही गुणा में होता है देखो, तो इसलिए हमारा ये रूल हो बन गया ये यहाँ पे, है ना, बन गए। ऐसे ही गुणा में होता है भाई, कोई बोल रहा है ए गुणा बी गुणा सी है, तो ऐसे भी इधर ही होगा ए गुणा बी गुणा सी। भाई 3 नंबरों को गुणा करना है, कोई बोलेगा मैं तो पहले इन दोनों को गुणा करूंगा, कोई बोलेगा नहीं मैं तो पहले इन दोनों को गुणा करूंगा। तो भाई कर लो, जैसे मान लेते हैं उदाहरण के लिए 3 प्राणी है, इधर भी 3 ही है, 3 गुणा 4 गुणा 5। अरे 3 नंबरों को गुणा करना है तो कोई तो ऐसे सोचेगा पहले तो इनको गुणा करेगा, 3 चौक 12, 12 को 5 से गुणा करेगा तो 60 आ जाएगा। कोई इसको गुणा कर लेगा पहले, कोई को आसान लगता है भाई, भाई 20 आ जाएगा ना, 4 पंजो 20, और 20 को 3 से गुणा करना आसान लगता है, किसी को ये तरीका आसान लगेगा तो किसी को ये तरीका। तो इसलिए गुणा वाला रूल हो गया, इसका कौन सा हो गया, गुणा वाला रूल हो गया। और आगे बस में, तो ये आप ध्यान रखोगे जहां पे 3 प्राणी आते हैं वहां पे साहचर्यता, जहां पे 2 प्राणी आते हैं वहां पे कर्मण्यता, पहचान लोगे आप। तो ए प्लस बी प्लस सी है, यहाँ पे ए गुणा बी गुणा सी है। आगे बस में, अब देखो देखिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और आता है वितरता, वितरता है ना। हाँ इसको कॉमन रूल भी बोलते हैं, कॉमन प्रोपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है। कॉमन का मतलब आप कॉमन लेना जानते हो क्या, ये रूल देखो, ये रूल किस में लगेगा, ये योग में लगेगा
बेटा ये योग में लगेगा और ये लगेगा व्यकलन घटाना। किस में लगेगा? व्यकलन। ऐसे देखो, देखिए मैं घटाना में लगेगा। ये वो तो योग और गुणा में लग रहा था ना, ये योग और घटाना बाकी में लगेगा। देखो देखिए कैसे, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, मान लेते हैं ए बी है, रोल ही बना देते हैं ए बी और ए सी है। अब देखो कुछ चीजें होती है, मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना करो। यहाँ पे देखो ए इसके भी पास है और इसके भी पास है, तो ए कॉमन ले ले, यहाँ पे कॉमन ले ले, तो अंदर कितना बचेगा? बी प्लस सी, ये बचेगा भाई। अरे कितना बचेगा? बी प्लस सी। देखो देखिए कैसे, देखो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, लोग इसका गुणधर्म का प्रयोग क्यों किया जाता है, देखो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 33 को गुणा करना है 75 प्लस 33 को गुणा करना है 25 से। देखो भाई 35 को 75 से गुणा करो, यही है ना भाई, 35 को 75 से गुणा करो, 35 को 75 से गुणा करो और 35 को 25 से गुणा करो। गुणा करने के बाद फिर इनको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे तो आप बूढ़े हो जाओगे भाई, हाँ। तो हम इस रूल का प्रयोग करेंगे, यहाँ पे रूल लग रहा है इसलिए प्रयोग करेंगे, ऐसे थोड़ी हम जबरदस्ती रूल लगाएंगे। तो इसका मतलब है देखो, तो ये तो भारी पड़ जाएगा भाई, 35 को 75 से गुणा करो, वहां कॉपी के पीछे जाके आप गुणा करोगे, फिर 35 को 25 से गुणा करोगे, वो भी आप कॉपी के पीछे जाके गुणा करोगे, फिर इनको जोड़ोगे, लफड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना। तो इसलिए देखो इसमें देखो एक कॉमन है, ये कॉमन डिस्पेरिटिव प्रोबेबिलिटी रूल लग रहा है, इसको कॉमन रूल भी कहते हैं। देखो इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, देखो आके फाड़ फाड़ के 35 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है? 35 कॉमन आ रहा है। तो इसलिए हम इसमें से क्या ले लेते हैं? 35 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बच गया? 75, यहाँ पे 75 बच गया प्लस 25। आपको पता है 75 को 75 में आप जोड़ोगे 25 तो कितना आएगा? 100 आएगा, और ब्रैकेट को हटाते हैं तो क्या आता है? गुणा ही आता है। जो ब्रैकेट के बाहर है ये दोनों किस में? मल्टीप्लाई में तो है। अब आपको पता है 35 को 100 से गुणा करना तो आसान ही होता है ना बेस। इसमें बताओ कुछ कुछ करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना। तो थोड़ी सी दिमाग की जरूरत है, तो जहाँ पे ये रोल लगता है इसलिए बनाए गए हैं, वरना आप आड़ू बुद्धि है, आड़ू बुद्धि है आपके सामने। 35 को 75 से गुणा करो, फिर 35 को 25 से गुणा करो, फिर उसको जोड़ो, है ना। तो इसलिए रोल बनाया है आगे बस में। तो ये हो गया। जैसे देखो एक और उदाहरण दे देता हूं मैं आपको, जैसे है 89 गुणा 4 प्लस गुणा 30। देखो देखिए, तो एक तो आप 89 को 70 से गुणा करो, और 89 को आप 30 से गुणा करो, फिर आप इसको जोड़ो तो समस्या हो जाएगी ना। तो आपको तो पता है, पहले इसमें से क्या ले लेते हैं? कॉमन आ रहा है ये 89, 89 कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना बच गया? 30 प्लस 70 प्लस 30, तो हो गया 89, और ये कितना हो गया? 100। 100 को गुणा करना तो आसानी है, 2 जीरो है तो 2 जीरो चिपका दो आगे बस में। तो ये हो गया ये प्लस वाला। तो आगे बस में तो ये होता है कॉमन, जहां पे कॉमन लिया लोगे वो वहां पे आपको कंडीशन देगा, ये कंडीशन पूरी कंडीशन देगा, और वो पूछेगा इसमें कौन सा गुणधर्म लग रहा है, तो आपको लग रहा है इसमें हम कॉमन ले रहे हैं, तो इसलिए ये वितरता गुणधर्म है। अब देखो देखिए ये माइनस में भी होता है, देखो ए बी किसमें होता है? ये माइनस में भी, ए बी माइनस ए सी। इसका मतलब है यहाँ पे ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बी माइनस सी ये बचेगा। जैसे मान लेते हैं 94 को आपको 125 से गुणा करना है, माइनस 94 गुणा 25। एक तो आपके पास देसी तरीका है, 94 को 125 से गुणा करो और 94 को 25 से गुणा करो, दोनों को गुणा करके फिर घटाओ। अरे एक दूसरा तरीका है हमारे पास कॉमन वाला, है ना। ये कॉमन 94 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 125 माइनस 25। अब 25 घटाएंगे तो कितना आता है? 100 आता है ना। तो 94 को आपको 100 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा आगे पास में। तो ये कंडीशन है आपके सामने, ये होता है कॉमन वाला। तो ये जो कॉमन वाला रूल है ये योग और व्यकलन में घटाना में लगता है, और वो दोनों की दोनों किस में लगते हैं? ये योग और गुणा में लगता है साचरिता, और कर्मण्यता किस में लगता है? योग और गुणा में। अब देखो देखिए बेटा, अब बेस थोड़ा सी हो रहा है,
अब देखो, अब हमने बोला है परमेय संख्या संवर्त है, इसी के आधार पर जो आपने अभी रूल पढ़े 3, उसी के आधार पर जो परमेय संख्या है वो संवर्त है। अरे बेटा ये सारी की सारी परमेय संख्या ही है। देखो जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ये सारी की सारी परमेय संख्या ही तो है। अरे ये 3+4 या 4+3 है, ये सारी की सारी। अरे पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक ही है, पूरी पूरी संख्या ने। अरे किसी के भाग में 1 लगाओ तो ये परमेय संख्या बन जाती है, सभी के भाग में 1 लगा दो, ये सारी परमेय संख्या ही तो है। अरे ये पूर्णांक संख्या को परमेय संख्या कहते हैं ना, अभी भी समझाया है, ये सारी की सारी क्या है, पूर्णांक संख्या है। देखो आप लोग सारी की सारी पूर्णांक संख्या तो लिख कर रहे हैं हम ये सारी की सारी क्या है, पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलते हैं हम, परमेय संख्या ही तो बोलते हैं। देखो ये सारी की सारी पूर्णांक की संख्या तो है, पूर्णांक का मतलब परमेय संख्या। तो इसलिए पूर्णांक आए चाहे परमेय संख्या आए, यहाँ पे पूर्णांक संख्या भी लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि पूर्णांक संख्या को ही तो परमेय संख्या बोलते हैं। अब देखो पूर्णांक संख्या संवर्त होती है बेटा, योग और गुणा। अभी आपने पढ़ा है योग और गुणा वाला नियम कौन सा होता है, एक तो कर्मण्यता होता है और एक कौन सा होता है, सहचारिता। सहचारिता होता है। अब देखो देखिए, योग और व्यकलन, योग और घटाना, योग और घटाना में कौन सा पढ़ा हमने, वितरता। हम पहला ऑप्शन लगा दे बेटा, पहला ऑप्शन लगा दोगे तो ये वितरता छूट जाएगा। क्या हम दोनों दूसरा ऑप्शन लगा दे क्या, अरे दूसरा ऑप्शन लगाओगे तो ये दोनों छूट जाएंगे। हाँ, तो इसमें तीसरा ऑप्शन आ रहा है योग, व्यकलन और गुणा। भाई रूल तो हमने देखो योग और गुणा में पढ़ा है, योग और व्यकलन घटाना में पढ़ा है, इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा, स होगा। अगली बात में तो इसको याद रखोगे, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलो थोड़ा सीख, योज्य प्रतिलोम हम पढ़ेंगे। योज्य प्रतिलोम ये क्या होता है, और बेटा पढ़ा है क्या आपने योज्य प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम का मतलब है, जैसे आता है 7th क्लास में, जैसे है 5/7 है। अरे बेटा आदमी को औरत बनाना आता क्या, ये आदमी है इसको औरत बना दो, माइनस लगा दो, ठीक है। मान लेते हैं माइनस का 4/3 है, ये औरत लग रही है, इसको क्या बना देते हैं हम, आदमी बना देते हैं। तो ये माइनस का है, इसको किस में बना देते हैं, प्लस में। बेटा जो प्लस को माइनस कर दे, आपको ये ध्यान रखना है, प्लस वाले को माइनस करना है और माइनस वाले को प्लस करना है। इसका मतलब ये है, आदमी को औरत बना दो, औरत को आदमी बना दो। इसका मतलब है कोई नंबर है आपके सामने, जैसे मान लेते हैं माइनस का 25 है, इसका आपको पूछेगा योज्य प्रतिलोम निकालो, क्या निकालो, योज्य प्रतिलोम। तो आपको ये की काम करना है, ये माइनस का है तो इसको क्या बना दो, प्लस का। जैसे मान लेते हैं ये 1 है, पूछ ले आपको 1 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए, तो 1 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1। ये काम करना है ना, प्लस को माइनस करना है और माइनस को प्लस करना है। तो योज्य प्रतिलोम में ये करना है आपको, आदमी आदमी है औरत बना दो, औरत है तो आदमी बना दो, ठीक है। आगे बस में तो ये होता है हमारे पास योज्य प्रतिलोम। सवाल पूछा जाएगा भाई 5/7 का योज्य प्रतिलोम कितना होता है, बेस माइनस का 5/7। देखो अब होता है योज्य तस्मक, योज्य तस्मक। अब जब हम योज्य तस्मक निकालते हैं तो पहले योज्य प्रतिलोम, जैसे कोई भी सवाल है, जैसे है आपने अभी भी लिया है 5/7 है, पहले तो आप इसका योज्य प्रतिलोम निकालोगे। पहले तो क्या निकालोगे, इसका योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। इसका हमने योज्य प्रतिलोम निकाला है तो कितना आएगा, तो वही है, प्लस का क्या करना है हमें, माइनस करना है, प्लस का क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो देखिए, यह आया था 5/7, इसका योज्य प्रतिलोम कितना आया था, माइनस का 5/7। अब इसने योज्य का मतलब हो गया योग करना है, इन दोनों का क्या करना है, आपको योग करना है। भाई योग करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 5/7, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, -5/7। देखो सेम में से सेम घटाते तो 0 आ जाएगा, सेम में से सेम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है योज्य प्रतिलोम का मान कितना आएगा, 0। अब देखो एक और उदाहरण दे देते हैं, एक और उदाहरण दे देते हैं आपको। से मान लेते हैं माइनस का 4/3 है, इसका योज्य प्रतिलोम निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4/3। अब इसको आप जोड़ोगे, पहले तो आप लिखो ऐसे, इसका मतलब है इसका योग करना है, दोनों का क्या करना है, योग। अब योग है तो ये प्लस वाली चीज को मैं आगे लिख दूं क्या, और माइनस वाले को मैं पीछे लिख दूं, कोई आपत्ति। तो आपने ये देखा है सेम में से सेम घटाओगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अरे बेटा एक बार अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अरे आपको पता है प्लस और माइनस वाली चीजों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 आता है हमेशा।
अगर कोई नंबर है प्लस का 25 है और माइनस का 25 है, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमेशा कितना आएगा, जीरो ही तो आएगा। माइनस प्लस माइनस, अरे सेम ही तो है, आगे बस में तो जीरो ही तो आएगा। इसलिए आपको याद रखना है योज्य प्रतिलोम का मान कितना होता है, जीरो होता है। ये सीधा सीधा प्रश्न आता है बेटा, योज्य तस्मक का मान कितना होता है, हमेशा जीरो होता है। आगे बस में, क्योंकि आपको पता है अगर ये माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का आएगा, और माइनस और प्लस को जोड़ते तो हमेशा जीरो आता है। अगर यहाँ पे प्लस का है तो वहां पे माइनस आ जाएगा, फिर भी माइनस प्लस को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, जीरो ही आएगा ना। तो योज्य तस्मक का मान हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ये आप बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अब देखो, देखिए अगला सवाल, गुणात्मक प्रतिलोम। देखो योज्य प्रतिलोम में हमने क्या पढ़ा था, प्लस का माइनस करना है, माइनस का प्लस करना है, ठीक है। अब गुणात्मक प्रतिलोम में हम पढ़ेंगे भाई, जैसे मान लेते हैं 5/7 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछेगा वो। गुणात्मक प्रतिलोम बेटा आपने देखोगा, ये आदमी है, आदमी है, बस ये ऐसे खड़ा है, देखो ऐसे खड़ा है, ठीक है। इसकी टांग पकड़ के उल्टा कर दो, वही क्या होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। अरे कोई बच्चा है ज्यादा बदमाशी करता है तो क्या करते हो आप, टांग पकड़ के उल्टा लटका देते हो ना, बस वही काम करना है। तो ये 7 ऊपर चल जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं माइनस का 4/3 है, देखो माइनस है, ये आदमी है तो आदमी रहेगा, उल्टा करने पर औरत थोड़ी बन जाएगी, नहीं बनेगी ना। तो ये औरत है तो ये औरत तो औरत ही रहेगी, लेकिन उल्टा कर दो बेस, तो पैर ऊपर चले गए, सिर नीचे आ गए, बेस यही तो होगा ना। अब देखो, देखिए सवाल यहाँ पे आता है, सवाल यहाँ पे आता है, ये हो गया 25, चलो -25 ले लेते हैं। -25 का गुणात्मक प्रतिलोम, अब उल्टा करो भाई, उल्टा करने के लिए पैर तो होना चाहिए भाई, पैर तो होना चाहिए। अरे इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है आपसे तो कितना आएगा, अरे किसी के डिवाइड में कुछ नहीं है तो हम आप 1 लिख सकते हो ना, तो 1 लिख दो। अब 1 ऊपर चला गया, 1 ऊपर चला गया और 25 नीचे आ गया, तो माइनस तो रहेगा ना, ऐसा नहीं माइनस को हटा दो आदमी को, ऐसा तो नहीं है भाई। ये आदमी है, इसको उल्टा कर दे तो औरत बन जाएगी, नहीं बनेगी ना, आदमी तो आदमी रहेगा ना। अब देखो, देखिए मेन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैंने बोल दिया ये 1 है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, आप बोल रहे हो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है, इसके भाग में कुछ नहीं है, तो हम 1 लगा देते हैं। तो ये 1 ऊपर चले गया और ये 1 कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। अब आपको पता है 1 में 1 का भाग लगाते हैं तो 1 ही आता है, और 1 में 1 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो एक मात्र ऐसा नंबर है, चाहे आप देखो, देखो एक मात्र ऐसा नंबर है 1, देखो आपने 5/7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाला तो 7/5 उल्टा हो गया पूरा, है ना, मान ही चेंज हो गया, यहाँ पे भी मान चेंज हो गया। और यहाँ पे देखो माइनस का 25 था, उल्टा कर दिया आपने तो माइनस का 1/25 हो गया। आगे बात में, तो आपने देखा 1 है, 1 का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल लो तो भी 1 ही आ रहा है, कुछ चेंज हो रहा है क्या इसमें, तो पहले था अभी भी वही है। तो वो पूछा जाएगा ऐसा कौन सा नंबर है जिसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालने पर सेम ही आता है। अगर यहाँ पे -1 भी होता ना तो यहाँ पे भी -1 आता है ना, तो यहाँ पे भी -1 आता है, यहाँ पे भी -1 आता है। तो ऐसा 2 ही नंबर है, एक तो प्लस का 1 है, इसको चाहे उल्टा करो चाहे सुलटा करो 1 ही रहेगा, और एक माइनस का 1 है, चाहे आप इसको उल्टा करो चाहे सुलटा करो ये माइनस का 1 ही रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका ध्यान रखोगे। तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होता है, +1 होगा तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम +1 ही होगा। अब देखो, देखिए बेटा, ठीक है, 1 मिनट रुकना। बेटा इधर देखो, देखिए हमने गुणात्मक प्रतिलोम पढ़ लिया था, अब हम पढ़ रहे हैं गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक का मतलब है, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 5/7 है, गुणात्मक तस्मक, जब तस्मक निकालने की बात आए तो पहले हम गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। प्रतिलोम निकालो हमेशा, गुणात्मक प्रतिलोम निकालो इसका लोम। इसका मतलब है बेस उल्टा ही तो करना है, 7/5 है। तो आप देखो जो 5/7 था इसका कितना आया, 7/5 है। तो ये गुणात्मक तस्मक पूछ रहा है, क्या है, गुणात्मक है, इसका मतलब है इसको गुणा करना है, आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है। तो 5 को 7 से गुणा करोगे तो 35, और यहाँ पे 7 को 5 से गुणा करोगे तो 35। अब पता है आपको 35 में 35 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 1 आता है। तो देखो, देखिए एक और उदाहरण देख लेते हैं इसमें से, एक और उदाहरण देख लो भाई आप लोग, माइनस वाला भी दिखा देता हूं मैं आपको। जैसे मान लेते हैं माइनस का 4/3 है, माइनस का 4/3 है, माइनस का 4/3 है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक में देखो योज्य में तो क्या करना है, आदमी को औरत बनाना है, औरत को आदमी बनाना है, देखो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस करना है। लेकिन गुणात्मक में क्या करना है, बेस उल्टा ही करना है,
है ना, टांग पकड़ के उल्टा कर दो इसको, तो ये माइनस तो रहेगा भाई, औरत तो रहेगी ना, तो 3/4। अब देखो इसका गुणात्मक तस्मक पूछा है, अरे माइनस का 4/3 था, तो इसका कितना हो गया, माइनस का 3/4, माइनस तो रहेगा अपनी जगह। तो इसका मतलब है, अब इसका गुणात्मक तस्मक पूछ रहा है तो गुणा कर दो, 4 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 12। देखो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा। देखो माइनस और माइनस, माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा। और देखो 3 को 4 से गुणा करते हो तो कितना आएगा, 12, और 12 में 12 का भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। चाहे कुछ भी करो बेटा, ये रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। अरे किसी नंबर को अपने व्युत्क्रम से गुणा करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। अगर कोई नंबर है, जैसे मान लेते हैं 25 है, 25 का व्युत्क्रम करो, कितना आ जाएगा भाई, इसके डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 लिख दो, तो 1/25 उल्टा है ना व्युत्क्रम। तो अब इसको दोनों को गुणा करोगे, अरे 25/1 है, बटा 1 है, फिर इसको 1 बटा अपना व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हो गया उल्टा, तो 1/25 है, इसको गुणा करोगे तो हमेशा 1 ही तो आएगा। अरे 25/25 ही तो आएगा, 25/25 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए याद रखोगे, गुणात्मक तस्मक का मान कितना होता है, 1 होता है, और योज्य तस्मक का मान कितना होता है, हमेशा 0 होता है। सीधा सीधा सवाल पूछा जाएगा, गुणात्मक तस्मक कितना होता है, का मान कितना होता है, 1 होता है। चाहे कुछ भी करो 1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये है इसका व्युत्क्रम, ये है व्युत्क्रम को उसी नंबर से गुणा करोगे तो हमेशा कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब देखो, देखिए मैं सारा क्लियर कर देता हूँ, ये 4 रूल पढ़े थे हमने, तो इन चारों को एक बार, है ना, 1 सेकंड लगेगा, इसको देख लो। योज्य में क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं 4/3 है, तो प्लस है तो इसको माइनस का करना है, बेस इतना ही बात ध्यान रखना है। अगर कोई माइनस में है, कोई माइनस में है, तो इसको क्या बना दो आप, प्लस में बना दो, इसको क्या बना दो आप, प्लस में, तो ये 7/4, ये होता है योज्य प्रतिलोम। और योज्य तस्मक का मतलब है, इसको और इसको जोड़ोगे 0 आएगा, और प्लस और माइनस को जोड़ोगे 0, और ये भी माइनस प्लस को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0। तो योज्य तस्मक का मान कितना होता है, 0 होता है। अब गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक का मतलब क्या है, अगर कोई 4/3 है, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो 3/4, उल्टा ही करना है। हाँ, अगर ये माइनस का 7/4 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो उल्टा कर दो, 4/7, लेकिन माइनस रहेगा। अब आपको पता है, इन दोनों को गुणा करोगे, इन दोनों को गुणा करोगे तो ऊपर ऊपर 12 आ रहा है, नीचे भी 12 आ रहा है, तो 12 में 12 का भाग लगोगे तो 1 ही आएगा। चाहे आप इन दोनों को गुणा कर लो, 28, नीचे भी 28 आ रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 28 में 28 का भाग लगोगे 1 ही तो आएगा। तो ये ध्यान रखोगे, गुण योज्य तस्मक का मान 0 होता है, गुणात्मक तस्मक का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखो, देखिए बेटा, हाँ, तो आपका पिक्चर यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, आपकी यहाँ पे इस चैप्टर का बेस कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा देखो, जाते जाते आप इस पे भी ध्यान दिलो थोड़े, ठीक है, भला होगा आपका। हाँ, तो क्लास को लाइक तो करना ही है, और इसको शेयर भी करना है बेटा। जो आपके 8 क्लास में आपके फ्रेंड्स पढ़ते हैं, भाई लोग पढ़ते हैं, मित्र लोग पढ़ते हैं, रिश्तेदार पढ़ते हैं, संबंधी पढ़ते हैं, उनको आप शेयर कर दो ये क्लास, और आपको सब्सक्राइब तो करना ही है, ठीक है। तो ओके बेटा, आज के लिए हम यहाँ पे दी एंड करते हैं इस क्लास का। हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे, पर्सनली करेंगे हम, ठीक है। आया होगा मज़ा, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय, सी यू।